Hello student, this is your third lecture of इलेक्ट्रिकल मशीन वन। मशीन वन में लास्ट में हमने यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस तक देखा था, जिसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था L इज इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई, जिसका रिलेशन वोल्टेज के साथ था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमने यहाँ पे रिलेशन डिराइव किया था, जिसके अंदर एम इज इक्वल टू क्या मिला था हमको N2 ∅2 अपॉन I1, क्योंकि म्यूचुअल की बात है तो करंट किसी और का होगा और फ्लक्स किसी और में लिंक होता हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एम क्या बन रहा है N2 ∅2, मतलब एमएमएफ बन रहा है कॉइल टू का, पर वो किसके कारण है? कॉइल वन के करंट के कारण, I1 के कारण। तो एम इज इक्वल टू क्या बनेगा N2 ∅2 अपॉन I1, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये आप देख रहे होगे। और उसका वोल्टेज के साथ रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई 1 बाई डी टी। तो ध्यान रखना यहाँ पे DI 1 है, 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल की बात हो रही है। ठीक है, तो म्यूचुअल दो इंडक्टेंस के फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स एक कॉइल के साथ कनेक्ट है प्राइमरी साइड में, मतलब एक साइड में हमारा कॉइल के साथ क्या कनेक्ट है? वोल्टेज सोर्स। अब ये जो कॉइल है, आपको ये जो कॉइल दिख रही है और ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, ठीक है, वो हमारी कोर है। ठीक है, अब ये जो कोर है ना, वो मेटल की होगी, मतलब वो स्टैकेड फॉर्म में होगी, मतलब नंबर ऑफ स्टैंपिंग को एक साथ कलेक्ट करके हमने एक कोर बनाई होगी। अब ये कोर और ये उस पे जो वाइंडिंग लगी हुई है, वो दोनों एक दूसरे को फिजिकली कहीं भी टच नहीं करते होंगे, मतलब फिजिकली, मतलब वो उसके कांटेक्ट में होंगे, पर बीच में इंसुलेशन होगा, जिससे क्या होगा कि ये कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये कोर में ना जाए। करंट नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, हमको फ्लक्स भेजना है, करंट नहीं भेजना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ये कोर दिख रही है उसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब ये कॉइल के साथ उसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना होने का मतलब ये है कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कोर में नहीं जाएगा, सिर्फ वहाँ पे फ्लक्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? कॉइल और कोर के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया होगा। अब ये जो कॉइल है वो जो भी फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट करती है, वो फ्लक्स क्या होगा? यहाँ से फ्लो होके, मतलब ये कोर के थ्रू फ्लो होके यहाँ पे सेकेंडरी साइड में लिंक होगा। अब सेकेंडरी कॉइल में अगर कोई भी फ्लक्स लिंक होता है तो फैराडे का लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई करंट सॉरी जब भी कोई फ्लक्स अगर कॉइल को कट करता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ क्या है? E2। और वो E2 V2 के फॉर्म में आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ पे इन मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लीव्स द नॉर्थ पोल, पासिस थ्रू द एंटायर सर्किट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो करंट को अगर फ्लो होना है तो उसके अंदर भी आपको क्लोज पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्लक्स को भी अगर फ्लो होना है कहीं भी तो उसको भी क्लोज पाथ होना जरूरी है। A magnetic circuit usually consists of materials having a high permeability such as iron, soft steel। तो यहाँ पे जो आपकी कोर बनी हुई है वो किससे बनी होगी? सॉफ्ट स्टील या फिर आयरन से बनी हुई होगी। ठीक है, दिस मटेरियल ऑफर वेरी वेरी स्मॉल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे हम कंडक्टर यूज़ करते थे तो कंडक्टर के अंदर क्या ध्यान रखते थे कि जो ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो जो करंट के फ्लो को कम से कम अपोज करे। तो हम क्या करते थे? हाई कंडक्टिविटी मटेरियल वहाँ पे लेते थे, सच एज अ कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहाँ पे हमको फ्लक्स फ्लो करवाना है तो फ्लक्स फ्लो करवाने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी क्या हो? परमिएबिलिटी क्या हो? हाई। तो परमिएबिलिटी हाई होने का मतलब जैसे वहाँ पे कंडक्टिविटी हाई थी तो यहाँ पे आपको परमिएबिलिटी हाई चाहिए। तो वैसे वाले मटेरियल कौन से? आयरन, सॉफ्ट स्टील, वो सारे मटेरियल हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंसाइडर अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स के कॉइल कंसाइडर करो तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। द टोटल करंट प्रेसिंग द सरफेस एनक्लोज बाय द पाथ इज इजीली। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप टोटल करंट को। एन आई जो एमएमएफ है हमारा, वो क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन L2 0 H × TL, जहाँ पे जे क्या है? यहाँ पे इस साइड में एक जे दिख रहा है, वो करंट डेंसिटी है आपकी। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखता है आपको। B इज इक्वल टू म्यू एच। अब ये रिलेशन शो करता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H
एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फिर बोलो फ्लक्स डेंसिटी बी, उसके बीच में जो रिलेशन है बी इज इक्वल टू म्यू एच होगा। ये म्यू की जगह पे आप म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर भी रख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू एच। म्यू म्यू की जगह पे आप म्यू ज़ीरो एंड म्यू आर भी रख सकते हो। तो म्यू ज़ीरो क्या है, वो है आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। और ये म्यू आर है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप इक्वेशन कहीं भी अगर बी और एच का रिलेशन चाहिए तो वो रख सकते हो आप। अगर आपको कहीं क्लोज एरिया का फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप ये इक्वेशन से कर सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन बी इंटू डी एस, ठीक है। द फ्लक्स सेटअप इन अ एयर पाथ इज नोन एज लीकेज फ्लक्स। जो एयर में से फ्लो हो रहा है उसको हम लीकेज बोलेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई, और जो एच सी एंड एल सी, तो जहाँ पे एयर का पाथ है वहाँ वाला जो फ्लक्स है उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे नीचे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ ये बी एच का रिलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे भी हमने देखा था, नीचे की साइड में नॉन लीनियर पोर्शन होता है, बीच में लीनियर, और ऊपर सेचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये अभी बी एच का आएगा इसके बाद, कैसे आपको ड्रॉ करना है और कौन से पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते कोर विद द एयर गैप। अगर कोई कोर है आपके पास और उसमें एयर गैप प्रोवाइड की गई है, मतलब ऐसे एक कोर है और यहाँ पे एक गैप है जिसके अंदर, मतलब ये पूरा मटेरियल नहीं है, कोर वाला पूरा मटेरियल नहीं है, बीच वाला हिस्सा वहाँ से निकाल दिया गया है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका मटेरियल था उसकी कोई परमिएबिलिटी होगी, और साथ में ये और एक गैप ऐड हो गया है, तो वो एयर गैप की परमिएबिलिटी कुछ अलग होगी। तो यहाँ पे आपका दो मटेरियल ऐड हो जाएगा। एक तो आपका कोर का मटेरियल है जो भी मेटल हो, आयरन्स या स्टील, और दूसरा वहाँ पे बीच में एयर का पोर्शन ऐड हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमको देखना है। तो सबसे पहला तो जो एमएमएफ है, एमएमएफ में क्या चेंजेस आएगा, जो आपका एंड एच सी एंड एल सी था वो कोर का है, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर गैप है उसकी वजह से जो आपका वहाँ पे एमएमएफ ऐड होगा वो क्या होगा, एच जी एंड एल जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं। एच एंड बी के बीच में हमने रिलेशन देखा था, बी क्या हो रहा था वहाँ पे, बी इज इक्वल टू म्यू एच हो रहा था। तो एच की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी अपॉन म्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे एच सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी सी अपॉन म्यू सी। तो यहाँ पे रख दिया, और आई सी तो वैसा ही रखना है। सेम यहाँ पे भी वो रिलेशन रखा हमने। अब यहाँ पे देखो बी जी एंड बी सी सेम है, ठीक है। बी जी और बी सी सेम है क्योंकि गैप में जो डेंसिटी वो सेम डेंसिटी आपकी यहाँ पे कोर में है। तो वो दोनों इक्वलाइज कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, और एक रिलेशन यहाँ से डिराइव करना है। देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई का इक्वेशन आपको नहीं पता तो आप ये इक्वेशन याद रखो कि डेंसिटी बी का इक्वेशन क्या होता है, फाई अपॉन ए। तो फाई का इक्वेशन क्या बन गया, बी सी इंटू ए बन गया है यहाँ पे, ठीक है। और बी सी और बी जी सेम है तो बी जी इंटू ए भी लिख सकते हो। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ आपको मिली है वो ऊपर वाले इक्वेशन में एन आई इज इक्वल टू वाले इक्वेशन में रख दो, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा नीचे वाला, ठीक है। तो लास्ट में आपको एन आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो उसके अंदर देखो दो पोर्शन ऐड हो गए, एक तो कोर वाला और साथ में यहाँ पे एयर गैप वाला पोर्शन ऐड हो गया, ठीक है। तो अब जो आपको एमएमएफ चाहिए वो थोड़ा एडिशनल चाहिए। अगर गैप नहीं है तो ये एमएमएफ हट जाएगा, ये जो आपका एडिशनल एमएमएफ प्लस हुआ है वो हट जाएगा। अगर आप कहीं पे गैप क्रिएट करते हो तो आपका एमएमएफ वहाँ पे बढ़ जाता है, मतलब आपको ज़्यादा करंट देना पड़ेगा उस कॉइल को वो ही अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हुआ, नया रिलक्टेंस वहाँ पे ऐड हो गया है, एयर वाला जो है ना वो एयर वाला पोर्शन न्यू रिलक्टेंस ऐड कर देता है वहाँ पे। अब मैग्नेटिक सर्किट के कुछ कैलकुलेशन हम देखेंगे, जहाँ पे एक लीकेज फ्लक्स पहले भी मैंने समझाया था। फ्रिंगिंग फ्लक्स क्या होता है, तो फ्रिंगिंग प्लस ऐसे जहाँ पे फ्लो होता है तो ये फ्रिंगिंग फ्लक्स है, एन टू एस जो जा रहा है वो, ठीक है। स्टैकिंग फैक्टर मैंने समझा दिया था। मैग्नेटिक कोर्स को हम इंसुलेटेड करके बीच में लेमिनेशन डालते हैं तो उसको स्टैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टैकिंग फैक्टर के कारण क्या होगा, आपका एरिया जो होगा नेट एरिया वो बढ़ जाएगा ग्रॉस एरिया के कंपेयर में, ठीक है।
यहाँ पे देखो एक सर्किट है मैग्नेटिक, जो मैंने ऊपर बोला था तो कुछ रिलेशन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसके अंदर देखो फैराडे का लॉ हमारे पास है, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे हम फाई को क्या लिख सकते हैं, देखो हम सप्लाई दे रहे हैं साइन ओमेगा टी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी होगा। अब फाई की जगह पे वो रख सकते हैं, तो डी फाई बाई डी टी में फाई एम साइन ओमेगा टी रख दिया। अब ये फाई एम तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा डेरिवेशन से, तो एन फाई एम साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। एंड ओमेगा यहाँ पे क्योंकि हम डी टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन, तो ओमेगा क्या आएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। क्योंकि अगर अकेला टी होता तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं आता, पर यहाँ पे ओमेगा टी है, ठीक है। तो वो ओमेगा कांस्टेंट यहाँ पे बचता है लास्ट में, साइन का कॉस हो गया और ओमेगा टी का ओमेगा हो गया, ठीक है। अब आगे इसके अंदर देखो, जो ये एन फाई एम और ओमेगा तीन चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसको उन तीनों को लेके हम ऐसा बना सकते हैं कि ई एम इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा। ये कांस्टेंट की एक वैल्यू ले ली हमने ई एम, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू ई एम कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। और आर एम एस वैल्यू क्या होगी, कोई भी चीज़ की आर एम एस वैल्यू क्या होगी, ई एम अपॉन अंडर रूट टू। ई एम आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसकी आर एम एस क्या होगी, ई एम अपॉन अंडर रूट टू। और ई एम की वैल्यू हमको पता है एन फाई एम ओमेगा अपॉन अंडर रूट टू। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, टू पाई इंटू एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है। रख दो यहाँ पे इक्वेशन में, तो आपको ये मिलेगा ई आर एम एस इज इक्वल टू 4.44 एन एफ फाई एम इंटू एफ, ठीक है। तो ये आपका आर एम एस वैल्यू मिल गई। ये काफ़ी जगह पे हम यूज़ करेंगे जब भी आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे या फिर डीसी मशीन पढ़ोगे, तो उसमें हम ईएमएफ की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 4.44 एन फाई एम इंटू एफ, ठीक है। अगर पावर कैलकुलेट करना है तो ई इंटू आई करेंगे, और ई इंटू आई में ई इज इक्वल टू क्या है, एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और आई पावर आई अगर आप लेमड़ा के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी लेमड़ा अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर के लिए लिखे हैं काफ़ी सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको याद रखना है पावर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ई इंटू आई हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ऐसे नहीं, ये एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर, तो पावर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आप उससे डिराइव कर सकते हो। अब ये देखो, मैंने अभी बोला था कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। देखो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है बी एच की, ऐसी होती है एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से पॉइंट क्या है वो हमें देखना है। देखो तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक सर्किट ले ली और उसको सप्लाई जहाँ से दे रहे हैं वहाँ पे एक एमीटर लगा दिया है, और यहाँ पे एक रिवर्सिबल स्विच लगा दी है, ठीक है, 1 2, क्योंकि हमको यहाँ पे पावर से रिवर्स करना है, ठीक है, कोर में से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द परमिएबिलिटी म्यू ज़ीरो इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ से नहीं, हाँ, लेट अस मेक अ मैग्नेटाइज बार ऑफ आयरन ए बी, मैग्नेटाइज इट बाय प्लेसिंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड, द फील्ड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज और बाय इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग द करंट, ठीक है। तो करंट हम इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से करेंगे, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास है उसको मूव करके हम यहाँ से जो फ्लो हो करंट फ्लो हो रहा है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। लेट द एच बी द इंक्रीज इन अ स्टेप फ्रॉम जीरो टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। एच को हम सबसे पहले इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 0 to A, ठीक है, ये 0 पॉइंट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, आई को इंक्रीज करते हैं। और आई अगर इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, बी एंड एच दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रहे हैं वो पॉइंट्स नोट करके एक लाइन बनाई जिसको हम ओ ए लाइन बोलेंगे, ठीक है। ओ ए वाली जो लाइन है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहाँ पे वो मैक्सिमम बन जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम आपको एच की वैल्यू मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करना है, हाँ, इफ़ वी प्लॉट द रिलेशन बिटवीन एच एंड बी कर्व ओ ए फॉर्म होगा, ठीक है। द मटेरियल बिकम्स मैग्नेटिकली सैचुरेट हो जाएगा एच, जब उसके मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड डेंसिटी दोनों वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा।
व्हेन इट इज़ ज़ीरो बी इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए तो हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अपना करंट अब डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। अगर करंट आप डिक्रीज करोगे तो बी एंड एच दोनों में डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर एक ऐसा पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे सी पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पे हमने इंटेंसिटी ज़ीरो कर दी, मतलब करंट की वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी, पर यहाँ पे बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं बनी। देखो यहाँ से जब हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया था ना, तो ज़ीरो ज़ीरो पे दोनों ज़ीरो थे, बी एंड एच। पर एक बार जब उसको मैग्नेटाइज कर दिया, ये ओ ए जब गए ना हम, तो ये हमारी कोर जो थी ना वो मैग्नेटाइज हो गई। तो मैग्नेटाइज होने से जब आप उसमें से करंट ज़ीरो कर दोगे तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना ओ एंड सी के बीच में जितनी डेंसिटी दिख रही है वो आपका क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। ठीक है, जो कॉइल में रहेगा, अगर आप वहाँ पे फ्लक्स को सॉरी करंट को आप ज़ीरो भी कर दोगे, एच को अगर ज़ीरो भी कर दोगे, तो भी वहाँ पे थोड़ा फ्लक्स रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी ओ सी। ठीक है, तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एच को रिवर्स करना पड़ेगा। और उसका मतलब क्या है, हमारा करंट को हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर करंट को रिवर्स करते हो, मतलब नेगेटिव साइड में करंट देना स्टार्ट करते हो, अब नेगेटिव कैसे देंगे, तो ये जो रिवर्सिबल स्विच है उसका यूज़ करो, रिवर्स में कनेक्ट करो, तो क्या होगा, नेगेटिव करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, जो मैग्नेटाइज होगा, जो वहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर्ड है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। देखो ये बी डिक्रीज हो रहा है और लाइन आपकी कहाँ जा रही है, धीरे धीरे करके यहाँ पे डी पे जा रही है। अब ये डी पे जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो डेंसिटी है पर यहाँ पे मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एक और टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। देखो, तो आपको अगर बी को ज़ीरो करना था तो कितना अमाउंट ऑफ जो एच की ज़रूरत पड़ी नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो बी को, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बी को ज़ीरो करना है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करना है, तो उसके लिए आपको जितना अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब जितनी एच की वैल्यू चाहिए, उसको हम बोलेंगे कोर्सिव फोर्स, या फिर बोलेंगे कोर्सिविटी ऑफ मटेरियल। तो ये दोनों टर्म याद रखना। एक है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो कब आता है, जब आप एच को ज़ीरो कर देते हो पर बी ज़ीरो नहीं हो पाता, तो जितना बचता है वो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। एंड अगर आपको बी को ज़ीरो करना है, मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करना है, तो जितना कोर्सिव फोर्स चाहिए उसको, उसके क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो बी एच कर्व में ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। फिर ऐसे ही सेम जैसे नेगेटिव में जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव में ले गए थे वैसे वैसे नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में फिर एफ पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचेगा अगेन ओ एफ जितना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, पर ये क्या है, रिवर्स में है। फिर से कोर्सिव फोर्स चाहिए, कितना कोर्सिव फोर्स, ओ जी जितना कोर्सिव फोर्स चाहिए आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करने के लिए, और फिर से ये कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या बना, पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए उसका बी एच कर्व बना। ठीक है, तो ये बी एच कर्व आपको याद रखना है, कहीं भी आपको पूछा जाए तो इसके बारे में पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉसेस लेने वाले हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं कोर में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करो। ठीक है, सिर्फ एनरोलमेंट नंबर नहीं लिख देना है, वहाँ पे पूरा लेक्चर देखो, वहाँ पे कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप पूछो, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मशीन। अगर आपको मशीन ठीक से नहीं आया तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप कमेंट करो जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करो मशीन के रिलेटेड, या फिर पावर सिस्टम के लेक्चर हो तो पावर सिस्टम के रिलेटेड पर क्वेश्चन करो। ठीक है, थैंक यू।